हेलो एवरीवन। इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी के पिछले क्लास में हमने इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पर चर्चा की थी। इसके अलावा हमने कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन पर भी बात की थी, मतलब जीएसटी कानून के तहत पंजीकरण नहीं करवाने के क्या परिणाम हो सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर, उचित अधिकारी द्वारा पंजीकरण। मतलब जीएसटी लॉ के तहत रजिस्टर्ड होने के लिए कोई पर्सन अगर असफल रह जाता है, मतलब कोई व्यक्ति जिसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है वो रजिस्ट्रेशन उसको नहीं मिलता है, तब प्रॉपर ऑफिसर उसका रजिस्ट्रेशन करता है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे यूनिक आइडेंटिटी नंबर UIN, रजिस्ट्रेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर, उचित अधिकारी द्वारा पंजीकरण। वेयर ए पर्सन who is liable to be registered under GST Act fails to obtain registration, the proper officer may proceed to register such person in the following manner. जब कोई ऐसा व्यक्ति जो जीएसटी कानून के तहत रजिस्टर्ड होने के लिए लाइबल है, दायी है, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाने में फेल हो जाता है, तब प्रॉपर ऑफिसर नीचे बताए गए तरीके से उसका रजिस्ट्रेशन करता है। Where pursuant to any survey, inquiry, inspection, search, the proper officer finds that a person liable to registration under the GST Act has failed to apply for such registration, such officer may register the said person on a temporary basis and issue an order in prescribed form. The registration granted shall be effective from the date of such order granting registration. जहां किसी भी सर्वेक्षण, पूछताछ, निरीक्षण, खोज करने से प्रॉपर ऑफिसर को यह पता चलता है कि जीएसटी लॉ के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एप्लीकेशन देने में फेल हो गया है, तो ऐसा ऑफिसर उस पर्सन को टेम्पोरेरी यानी कि अस्थायी आधार पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में ऑर्डर इशू कर सकते हैं। इस तरह का जो रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर है, ये ऑर्डर देने के डेट से इफेक्टिव होगा। कहने का मतलब है कोई व्यक्ति है जो कि किसी भी तरीके से जीएसटी लॉ के तहत रजिस्टर्ड होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब वो उस पर्सन का रजिस्ट्रेशन अगर जीएसटी एक्ट में नहीं हो पाता है किसी भी कारण से, चाहे उसकी अपनी गलती रही हो या कुछ और, तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करेगा, जहां पर प्रॉपर ऑफिसर को सर्वे, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन और सर्च करने से मालूम चलता है कि एक आदमी जो कि जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड होने के लिए लायबल है, लेकिन वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाने में फेल हो गया है, तब प्रॉपर ऑफिसर उस पर्सन को जो कि फेल हो गया रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, लायबल होते हुए भी उसको वो टेम्पोरेरीली रजिस्टर्ड कर देगा, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में एक क्या बोला जाए ऑर्डर इशू करेगा, और जिस दिन रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर पास किया जाएगा वही रजिस्ट्रेशन का इफेक्टिव डेट मान लिया जाएगा। आगे लिखा है एवरी पर्सन टू whom a temporary registration has been granted shall, within a period of 90 days
from the date of the grant of such registration submit an application for registration. प्रत्येक व्यक्ति, हर एक ऐसा व्यक्ति जिसको ऐसा टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन दिया गया है, वह इस तरह के यानी कि टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन के मिलने के डेट से 90 डेज के पीरियड के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा. The provisions relating to verification and the issue of the certificate of registration shall also apply to this application. मतलब ये बोल रहा है सत्यापन यानी वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो प्रोविजंस है और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करने से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो सब इस एप्लीकेशन पर भी लागू होगा. आगे लिखा है प्रोवाइडेड दैट वेयर द सेड पर्सन हैज फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट द ग्रांट ऑफ टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन, इन सच केस द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन shall be submitted within a period of 30 days from the date of the issuance of the order upholding the liability to registration by the appellate authority. कह रहा है परंतु यानी कि लेकिन यदि उस व्यक्ति ने टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने के अगेंस्ट में अगर कोई अपील फाइल किया हुआ है तो ऐसे मामले में अगर अपीलेट अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी को अगर स्पेसिफाई कर देता है, डिसाइड कर देता है, तो ऐसे ऑर्डर को इशू करने के डेट से 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन दिया जाएगा. तो पूरा एक बार समरी फॉर्म में इसको देख लें. ये बोल रहा है कि एक ऐसा पर्सन जो कि जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड होने के लिए लायबल है या तो थ्रेशोल्ड लिमिट के अकॉर्डिंग या किसी और बेसिस पर, चाहे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का मामला हो, यानी कि उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है, रजिस्टर्ड होना है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाता है, तब ऐसे पर्सन को प्रॉपर ऑफिसर रजिस्टर्ड करता है. प्रॉपर ऑफिसर सर्वे करता है, इंक्वायरी करता है, इंस्पेक्शन करता है, सर्च करता है और अगर पाता है कि फलाना आदमी जिसको जीएसटी लॉ के तहत रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए था, रजिस्ट्रेशन करवाने में फेल हो गया, तब प्रॉपर ऑफिसर ऐसे पर्सन को टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेगा. ठीक है. टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन जो है ये उस डेट से इफेक्टिव होगा जिस डेट को टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर ग्रांट किया गया है. अब जिस आदमी को टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया गया है वो टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने के डेट से 90 दिनों के पीरियड के अंदर में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा. रजिस्ट्रेशन करवाने के टाइम पर जो वेरिफिकेशन होता है वो प्रोविजंस यहां भी लागू होगा. फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करने का जो प्रोविजंस है वो भी यहां लागू होगा. लेकिन ये आदमी जिसको कि टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया गया है, अगर वो टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में अपील करता है कि नहीं भाई ये गलत हुआ है, मेरा रजिस्ट्रेशन टेम्पोरेरी नहीं होना चाहिए था या होना ही नहीं चाहिए मेरा, ठीक है, तो और जहां वो अपील किया है उस कोर्ट में अगर अपीलेट अथॉरिटी ये डिसाइड कर लेता है कि नहीं इस आदमी को तो रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा और वो ऑर्डर पास कर देता है, तब उस केस में ऐसे आदमी को ऐसे ऑर्डर के पास करने से 30 दिन के अंदर 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक यूनिक आइडेंटिटी नंबर, शॉर्ट फॉर्म है UIN, हिंदी में कहते हैं विशिष्ट पहचान संख्या. फर्स्ट पॉइंट है हु आर
liable to take unique identity number। मतलब UIN लेने के लिए उत्तरदायी कौन लोग हैं? ऑल यूनाइटेड नेशंस बॉडीज, कॉन्सुलेट और एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्रीज। 3 नाम तो क्लियर किया, यूनाइटेड नेशन बॉडीज, कॉन्सुलेट और एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्रीज एंड एनी अदर क्लास ऑफ पर्सन सो नोटिफाइड वुड बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि UIN फ्रॉम द GST पोर्टल। मतलब ये बता रहा है कि सभी अधिसूचित यानी कि नोटिफाइड संयुक्त राष्ट्र निकाय, कॉन्सुलेट्स, विदेशी देशों के दूतावास या वाणिज्यिक दूतावास और नोटिफाई किए गए किसी भी क्लास के पर्सन को GST पोर्टल से एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर लेना कंपलसरी होगा, वो भी GST पोर्टल से। तो ये बोल रहा है कि यूनाइटेड नेशंस बॉडीज यानी कि संयुक्त राष्ट्र निकाय, कॉन्सुलेट और एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्रीज, विदेशी देशों के दूतावास या वाणिज्यिक दूतावास, और ये जो एनी अदर क्लास ऑफ पर्सन सो नोटिफाइड, मतलब नोटिफाई किए गए किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति को GST पोर्टल से, फ्रॉम द GST पोर्टल, एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर ऑब्टेन करना रिक्वायर्ड है, मीन्स आवश्यक है। क्लियर? तो यहां पर फर्स्ट लाइन में क्लियर कर दिया है कि यूनाइटेड नेशंस बॉडीज, फॉरेन कंट्रीज का जो कॉन्सुलेट है, एम्बेसी है और नोटिफाइड पर्सन जिसको कि इस एक्ट में नोटिफाई किया गया है, ऐसे लोगों को GST पोर्टल के माध्यम से यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्राप्त करना होगा। ठीक है, आगे बोल रहा है ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर वुड बी गिवन बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट टैक्स अथॉरिटीज थ्रू GST पोर्टल टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स not making outward supplies of goods and thus not liable to obtain GST registration but are making interstate purchases। ये बोल रहा है कि जो आपका संबंधित राज्य का जो यानी कि रिलेटेड स्टेट का जो टैक्स अथॉरिटीज है, संबंधित राज्य के कर प्राधिकारी, उनके द्वारा ऐसी सरकारी राज्य प्राधिकरणों को, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट का जो क्या बोला जाए अथॉरिटीज हो, प्राधिकरण या पब्लिक सेक्टर यूनिट हो, उसको भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर GST पोर्टल के थ्रू अलॉट किया जाएगा। जो लोग इंटर स्टेट परचेस तो करते हैं लेकिन आउटवर्ड सप्लाई नहीं करते। चूंकि ये लोग सप्लाई नहीं करते हैं इसीलिए इनको GST लॉ के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता है। ठीक है, लेकिन इनको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना होता है। तो यहां पर बता दिया है, एक तो यूनाइटेड नेशंस बॉडीज, फॉरेन कंट्रीज का कॉन्सुलेट या एम्बेसी, एनी अदर क्लास ऑफ पर्सन सो नोटिफाइड, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। ठीक है, इन लोगों को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना होगा। क्लियर है? बी नंबर पॉइंट है रिक्वायरमेंट ऑफ UIN, मतलब यूनिक आइडेंटिटी नंबर लेने की आवश्यकता आखिर क्यों है? दिस UIN will be needed for claiming refund of taxes paid by them on the notified supply of goods or services or both
received by them. ये जो यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, इसकी आवश्यकता इन लोगों के द्वारा खरीदे गए, परचेस किए गए गुड्स या सर्विसेज या दोनों का जो नोटिफाइड सप्लाई है, मन वो सप्लाई जिसको गवर्नमेंट नोटिफाई कर दी है, अधिसूचित कर दी है, उस सप्लाई पर जो टैक्स पे किया जा चुका है, जो कर चुकाया जा चुका है, उसकी वापसी का दावा करने के लिए उनको यूनिक आइडेंटिटी नंबर चाहिए। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ सप्लाई एज B2B, बिजनेस टू बिजनेस। द टैक्सेबल सप्लायर सप्लाइंग टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस is expected to mention the unique identity number on the invoices and treat such supplies as supplies to another registered person, that is B2B. ये बोल रहा है कि जो भी सप्लाई किया जाता है इन लोगों को जिनको UIN मिला है, उस सप्लाई को बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई माना जाता है। जो भी टैक्सेबल सप्लायर इन ऑर्गेनाइजेशंस को सप्लाई करेंगे, वो अपने इनवॉइस में, बीजक में, बिल पर UIN का जिक्र करेंगे, उल्लेख करेंगे और इस तरह के सप्लाई को किसी अदर रजिस्टर्ड पर्सन को किया गया सप्लाई माना जाएगा, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट है इश्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अंडर मतलब कि सर्टिफिकेट ऑफ UIN। द प्रॉपर ऑफिसर में अपॉन सबमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन इन फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 13 और आफ्टर रिसीविंग ए रिकमेंडेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया after due verification in such manner assign a unique identity number। प्रॉपर ऑफिसर जो है वो GST फॉर्म REG 13 में एप्लीकेशन जमा करने के बाद में या विदेश मंत्रालय भारत सरकार से सिफारिश मिलने के बाद में निर्धारित तरीकों से उचित सत्यापन के बाद में UIN जारी कर देगा। मतलब जिसको UIN लेना है ना, वो फॉर्म GST REG 13 को भर के अप्लाई करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। प्रॉपर ऑफिसर जो है इस तरह का एप्लीकेशन देने के बाद में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, विदेश मंत्रालय, ठीक है, इसके द्वारा मतलब कि अगर सिफारिश मिल जाता है तब प्रिस्क्राइब्ड मैनर में वो मतलब वेरिफिकेशन कर लेने के बाद में UIN इशू कर देगा। ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन shall be issued within a period of 3 working days from the date of submission of application। मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के डेट से 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर UIN रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। आगे है ए रजिस्ट्रेशन shall be deemed to have been granted after the expiry of the prescribed period if no deficiency has been communicated to the applicant within that period। यदि निर्धारित अवधि के भीतर आवेदक को यह नहीं बताया गया है कि आपके फॉर्म में कोई कमी रह गई है, तो निर्धारित अवधि के बीत जाने के बाद में यह मान लिया जाएगा कि UIN का एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है, UIN ग्रांट हो गया है। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में।